कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समर्थ, शक्तिशाली और वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए जो दिन और रात प्रयत्नशील हैं, चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, 35A का मामला हो, 3 तलाक हो, आतंकवाद को कुचलना हो, कहते हुए मन आनंद, प्रसन्नता और गर्व से भर जाता है कि माननीय अमित जी ने अद्भुत कार्य करके मां भारती की रक्षा का, एकता और अखंडता का जो काम किया है, उसके लिए मैं आप सबकी ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, यहां उपस्थित सभी वरिष्ठगण, शिक्षाविद और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल वट वृक्ष आज मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या देश के बाकी राज्यों में भी जो दिखाई देता है, उस वट वृक्ष का बीज अगर किसी ने बोया था तो वो थे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे। न केवल बीज बोया, खाद और पानी भी दिया और अपने जीवन से इस पौधे को सींच के आज इतने विराट स्वरूप तक लेके वो आए। ठाकरे जी का भाषण नहीं बोलता था, उनका आचरण बोलता था। हम तो सौभाग्यशाली हैं, इस सभा कक्ष में बैठे हुए अनेकों मित्र जिन्होंने ठाकरे जी के साथ बड़ी नजदीकी से काम करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं आज श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और संकल्प हमारा यही है कि उनके बताए हुए मार्ग पर और उनके द्वारा जो आचरण कार्यकर्ताओं को सिखाने की प्रेरणा दी गई, उसके आधार पर हम अपने प्रदेश को और अपने देश को और बेहतर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में अनेक विध कार्यक्रमों की रचना की है और आज ये कार्यक्रम जो ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में हो रहा है, नई शिक्षा नीति विषय पर, और जिसमें हमें मार्गदर्शन मिलेगा माननीय अमित जी का। मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था, सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्त करे इस लोक में भी और परलोक में, सचमुच में शिक्षा वो है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना सके। सचमुच में अगर हम देखें तो शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। मुझे ये कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि आजादी के कई वर्षों के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश को, हमारे बच्चों को एक ऐसी शिक्षा नीति का उपहार दिया जिसमें देश की माटी की खुशबू आती है। हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे महापुरुष, सचमुच में उसमें से निकल के ये नई शिक्षा नीति आई है। मित्रों, यही शिक्षा नीति सही अर्थों में ज्ञान, कौशल और नागरिक संस्कारों की त्रिवेणी संगम है। मुझे बताते हुए भी खुशी है कि नई शिक्षा नीति ने देश को ज्ञान आधारित सुपर पावर बनने का अवसर दिया है और नई शिक्षा नीति के ज्ञान के महत्व को 5 रूपों में समाहित किया है। सदियों पुरानी भारतीय ज्ञान और दर्शन परंपरा के संचित ज्ञान को नई पीढ़ियों को पढ़ाई के माध्यम से सौंपने का काम किया। तोता रटंत के स्थान पर कॉन्सेप्ट की समझ पर आधारित शिक्षा को नंबर गेम और गला काट प्रतियोगिता से मुक्त कर
ग्रेडिंग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित करने का काम किया है। शिक्षा में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। शिक्षा को एकांगी नहीं बल्कि बहुआयामी बनाना, ताकि विज्ञान के विद्यार्थी भाषा भी पढ़ सकें और म्यूजिक के विद्यार्थी मैथ्स भी पढ़ सकें। प्रधानमंत्री जी ने जो 5 सी की बात कही थी, मध्य प्रदेश में हमने ज्ञान को उसके आधार पर ही शिक्षा का आधार बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलेबरेशन, क्यूरोसिटी और कम्युनिकेशन। मध्य प्रदेश में हम इन 5 आयामों पर काम कर रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हमने सीएम राइज स्कूल नाम के कॉन्सेप्ट दिया है। अक्सर ये कोशिश होती है कि मेरे गांव में भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। हमने तय किया कि 15, 20, 25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल। सड़कें अब अच्छी है, गांव में बस में बैठेंगे लोग, स्कूल पहुंचेंगे, स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, स्मार्ट क्लास होगी, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकेंगे। उस दिशा में हमने 370 विद्यालय प्रारंभ कर दिए हैं और 900 तक इनकी संख्या को हम बढ़ा के ले जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही, जोर दे के कही, नई शिक्षा नीति ने भी कही कि हम मातृभाषा में शिक्षा देने का काम करें। मैं ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए केवल ये कहना चाहता हूं, शायद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इसी साल मेडिकल की शिक्षा भी, MBBS की शिक्षा भी गांधी मेडिकल कॉलेज में हिंदी में हम देना प्रारंभ कर देंगे। पुस्तकें हमारी प्रिंट हो गई है और जैसे ये सत्र प्रारंभ होगा, हिंदी में हमारी पढ़ाई मातृभाषा में प्रारंभ हो जाएगी। इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में BTech पाठ्यक्रमों में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भी मातृभाषा हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था कर दी गई है। एक व्यावसायिक शिक्षा पर प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में बहुत जोर दिया है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं, जहां एक साथ पहले 6000 बाद में 10,000 विद्यार्थी तक अलग अलग ट्रेड में, जिनमें तत्काल काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, उसकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और 10 हम मॉडल ITI 10 संभागीय केंद्रों पर बनाने का काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी हमने कौशल को भी शिक्षा का आधार बनाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ने कई ऐसे प्रयास किए हैं, जैसे हमारी एक योजना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। अगर बच्चे में प्रतिभा है, क्षमता है, बुद्धि है, अकल है, टैलेंट है, तो धन उसकी पढ़ाई के मार्ग को रोक नहीं पाएगा। चाहे उसका एडमिशन अगर वो गरीब परिवार से आता है, मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, मैनेजमेंट के किसी कोर्स में हो, IIT में हो, उसके बच्चों की, उन बच्चों की पढ़ाई की फीस राज्य सरकार भरवाने का काम करती है, ताकि प्रतिभा किसी भी हालत में कुंठित ना हो सके। शिक्षा में गुणवत्ता पर हम लोग विशेष ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। एक आदर्श ढंग से नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लागू हो, इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो और चाहे वो उच्च शिक्षा हो, हमने अनेकों कदम उठाए हैं। लगातार हमारी टास्क फोर्स इस दिशा में काम कर रही है। आज हम चूंकि अमित भाई से मार्गदर्शन प्राप्त करके कहीं अगर कोई कमी रह गई है तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए केवल अपना यही संकल्प व्यक्त करते हुए कि नई नीति से विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने का और आत्म सम्मान से जीने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आजादी के अमृत काल में हमारा संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शाला त्यागी नहीं रहे, बच्चा स्कूल तक और स्कूल बच्चे तक पहुंचे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई विद्यार्थी धन के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रहे और मध्य प्रदेश में हर युवा को उसकी प्रतिभा और रुचि के अनुरूप स्वरोजगार के अवसर मिल जाए। इसी दिशा में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। एक बार फिर ठाकरे जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे प्रिय नेता माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी। अब मैं
जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री हम सब के आदरणीय अमित शाह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पे वे अपना संबोधन करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के कोने कोने से शिक्षाविद आपके विचारों को सुनने के लिए यहाँ मौजूद है। आदरणीय अमित शाह जी। जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहाँ आया हूँ, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कुशाभाऊ के निकट के सहयोगी भी रहे, ऐसे श्री शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए मध्य प्रदेश की शिक्षा को ऊर्जा और गति देने वाले सभी शिक्षाविदों का भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में मन से स्वागत करता हूं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं भाई वीडी शर्मा को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अनेक कार्यक्रम कुशाभाऊ जन्मशती के निमित्त मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किए हैं। और उसमें से एक कार्यक्रम अलग अलग समसामयिक विषयों पर किसी न किसी को बुलाकर संगोष्ठी का आयोजन किया है। संगठन के लिए भी, संगठन की मजबूती, प्रशिक्षण, संगठन के कार्यकर्ताओं में विचारधारा का पक्ष ज्यादा मजबूत हो, इस प्रकार के कार्यक्रम, और संगठन की पहुंच समाज के हर तबके तक पहुंचे, इस प्रकार के कार्यक्रम वीडी शर्मा जी ने करे हैं। मैं कुछ महीने पहले भोपाल आया था, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप भी एक विषय पर बोलने के लिए आइए, मगर मुझे एक बात अध्यक्ष जी की समझ में नहीं आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गृह मंत्री को क्यों बुलाया है बोलने के लिए। खैर, अब अध्यक्ष जी ने कहा है तो मुझे बात करनी है, मगर मैं पहले थोड़ी बात कुशाभाऊ ठाकरे पर जरूर करना चाहता हूं। एक महान नेता वो होता है जो रास्ते को जानता है, रास्ते को दिखाता है। ये दो चीजें तो बहुत सारे नेताओं में उपलब्ध हो जाती है आज के जमाने में। रास्ते को जानने वाले भी कई लोग हैं, दिखाने वाले भी कई लोग हैं, मगर कुशाभाऊ एकमात्र ऐसे नेता थे जो रास्ते पर चलते भी थे और साथ में कार्यकर्ता को चलाते भी। रास्ते को जानना, रास्ते को दिखाना और रास्ते पर स्वयं चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है, और वो ही बात कुशाभाऊ को महान बनाती है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भाग्यशाली हैं कि कुशाभाऊ का संपर्क बहुत आप लोगों का आया है। सालों तक कुशाभाऊ जी ने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को घड़ने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, संगठन के पाठ को धीरे 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 अपने कर्तृत्व से पढ़ाने का काम किया। मगर हम गुजरात के लोग भी कुशाभाऊ का बहुत अच्छे तरीके से कुशाभाऊ को जानते हैं, क्योंकि कुशाभाऊ एक लंबे अरसे तक गुजरात के प्रभारी रहे और बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घर पर रहते रहते उन्होंने कार्यकर्ताओं को घड़ने का काम किया। कुशाभाऊ एक ऐसे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसा हो वो अगर जानना है तो कुशाभाऊ को जानना पड़ेगा। इस प्रकार के नेता कुशाभाऊ थे और उन्होंने पूरा जीवन बहुत लंबे बड़े भाषणों करे बगैर कोई उद्घाटन तो शायद ही किया होगा, कभी चुनाव भी नहीं लड़े, अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियों में पार्टी को भी रास्ता दिखाने का काम किया, कार्यकर्ता को भी रास्ता दिखाने।
मैं मेरे जीवन में एक दिन भूल नहीं सकता। विधानसभा क्षेत्र आप आज मुझे याद नहीं, झाबुआ का विधानसभा क्षेत्र था। मध्य प्रदेश में पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं मगर बहुत लंबे अरसे के बाद सरकार बने ऐसा वातावरण हुआ था। और रात को मालूम पड़ा, हम लोग कोई विधानसभा क्षेत्र में लगे थे कि कुशाभाऊ आने वाले हैं, तो सभी लोग वहां स्वाभाविक रूप से पहुंचे। कुशाभाऊ जिस परिस्थिति में गाड़ी में से उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच में आए, तबीयत बहुत खराब थी, कुछ बोलने की भी अवस्था शायद नहीं थी। मेरे जैसे जो उनसे ज्यादा मुक्ति से बात कर सकते थे, ऐसे कार्यकर्ताओं ने कहा कुशाभाऊ क्यों आए, कि बस जाते जाते एक बार मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनना देख कर जाना है, सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना है। इस प्रकार का समर्पण शायद ही किसी व्यक्ति में होगा, शायद ही किसी नेता में हो सकता है। कुशाभाऊ जी ना आए तो कोई बुरा नहीं मान सकता। पग में इतनी सूजन, उनका इलाज लंबा गुजरात में भी हुआ था, मुझे मालूम है क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, परंतु कोई नहीं बोल सकता। दूसरा, मेरी एक फैक्ट्री पुणे में भी थी, तो मैं वहीं था, वहां एक संघ का कार्यक्रम था, पूर्ण गणवेश का कार्यक्रम था। कुशाभाऊ उस वक्त भी काफी बीमार हो चुके थे। पूर्ण गणवेश के कार्यक्रम में जाना था, कुशाभाऊ ने बाकी सब तो गणवेश पहन लिया, पग में सूजन इतनी थी कि नीचे काले बूट नहीं पहन पाए और चले गए। किसी स्वयंसेवक ने रोक दिया, एक भी शब्द बोले बगैर वो महान आदमी वापिस चला आया। एक स्वयंसेवक को कहा भैया मुझे घर पे छोड़ दे, पूर्ण गणवेश पहनकर आना है, मैंने नहीं पहना है। ये विनम्रता, ये सहजता कुशाभाऊ में थी। कुशाभाऊ अपने आप में एक प्रकार से यूनिवर्सिटी थे कि भारतीय जनता पार्टी और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता कैसे होने चाहिए, इसकी एक यूनिवर्सिटी थे। धार से जन्म लेकर जब तक जीवन रहा, पूरा जीवन संघ के विचार को समर्पित रहा, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहा और पूरे मनोयोग से, हर कठिनाई से पार्टी को निकालने में अग्रसर रहे। 19 महीने जेल में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, मगर कुशाभाऊ कुछ भी बने वो हमेशा कुशाभाऊ ही रहे। इतना सरल, सहज और विरल व्यक्तित्व आज उसकी जन्मशती बन रही है। और उस विषय पर बोलने के लिए मुझे यहाँ पर आप लोगों ने उनकी जन्मशती के जो व्याख्यान मालाएं रखी है उसमें बोलने के लिए मुझे आप लोगों ने बुलाया है। तो मैं तो बीडी शर्मा जी का बहुत आभार मानना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया है। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ढेर सारी चर्चाएं देश भर में कई हुई। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। देश में जब जब भी शिक्षा नीति आई तब विवाद जरूर हुई, किसी न किसी ने इसका विरोध किया, किसी न किसी ने इस पर टिप्पणियां की और किसी न किसी ने इसके सामने घोर आपत्तियां दर्ज की, क्योंकि शिक्षा एक विषय ही ऐसा है जिसमें ढेर सारे विचारों का होना जरूरी भी है और होते भी हैं। परंतु एकमात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई 2020 में, इसका आज तक किसी ने विरोध नहीं किया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते वक्त इतना अच्छा कंसल्टेशन हुआ है कि सभी को अपने विचार इस शिक्षा नीति के अंदर प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। सभी को लगता है हाँ मैं यही तो चाहता था, हाँ ये तो मैंने कहा, हाँ ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे मूल विचारों के आधार पर बनी हुई पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अंग्रेजों के हाथ में जब से शासन आया तब से हम कहीं न कहीं शिक्षा के उद्देश्यों से भटके। शिक्षा
का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगारी देना नहीं है, रोजगारी देना होना चाहिए। शिक्षा का मतलब सरकार के लिए, उद्योगों के लिए क्लार्क्स खड़े करना नहीं है। नौकरी तो सब करते हैं, परंतु केवल क्लार्क्स खड़े करना शिक्षा का मतलब नहीं है। शिक्षा मनुष्य के अंदर पड़ी हुई शक्तियों की अभिव्यक्ति है और उसको उत्कृष्ट बनाने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा ये मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन की जो शक्ति है उसका महत्तम उपयोग करने के रास्ते पर अगर मनुष्य को ले जाती है तो ही वो शिक्षा सार्थक शिक्षा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा में समग्र ब्रह्मांड को सम्मिलित करने की, जानने की शक्ति है, क्षमता है। ज्ञान मानव विकास की सभी गतिविधियों का मूल स्रोत है और वो मूल स्रोत से हर बच्चे को मूल स्रोत से परिचय कराना, उसके अंदर ज्ञान, विज्ञान और सभी गतिविधियों के मूल स्रोत को फिर से पुनर्जीवित करने का काम ये शिक्षा है। और इसी नजरिए से ये शिक्षा नीति को बनाया गया है। मित्रों, दुर्भाग्य से एक ऐसी शिक्षा नीति बन गई थी जिसका केवल और केवल आधार रटा रटाया कोर्स बनाकर उसको नौकरी की दिशा में ले जाना, बच्चे के अंदर पड़ी हुई ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देना, एक मंच देना, उसके विकास की संभावनाओं को तराशना और उसके न केवल सिर्फ सफल व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति बनाने की दिशा में ले जाना, ये उद्देश्य कभी रहा नहीं था। मित्रों, मैं आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब पूरा अध्ययन आप करेंगे उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन भी है, मगर हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अलग प्रकार से करते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन करने वाले कई विद्वानों से मेरी चर्चा हुई है। किसी को इसके अंदर रोजगारी की प्रबल संभावनाएं दिखती है, बेरोजगारी का उन्मूलन दिखता है। कुछ लोगों को इसमें प्राथमिक शिक्षा के अंदर बच्चे की अभिव्यक्ति को एक मंच देने का प्रयास दिखता है। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी के लिए ढेर सारा स्पेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों को अनुसंधान, R&D के लिए बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा स्पेस और बहुत संभावनाएं इस शिक्षा नीति में दिखती है। कुछ लोगों को दुनिया भर के सब अच्छे कोर्सों को भारत के अंदर लाने का एक विचार भी दिखाई पड़ता है और शिक्षा नीति को देखने का एक अलग अलग नजरिया है। परंतु मैं शिक्षा नीति को देखता हूं, ये शिक्षा नीति भारत की आत्मा का उद्घोषणा है। ये शिक्षा नीति भारतीयता की उद्घोषणा है और इस शिक्षा नीति में संपूर्ण भारत के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी मनुष्यों ने जो शिक्षा के विचार रखे थे, वो विचारों को समाहित करने का काम, वो विचारों को नीचे जमीन पर लाने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया। आज तक कभी भी देश की शिक्षा नीति में स्वभाषा को इतना महत्व नहीं दिया गया। इस शिक्षा नीति ने प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में हो, अपनी भाषा में हो, इस पर बहुत बल दिया है और मैं मानता हूं कि बच्चे के विकास की नींव के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चा अपनी भाषा में पहला ज्ञान प्राप्त करे, सोचने की आदत अपनी भाषा में वो डाले और अपनी भाषा में अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जानकारी प्राप्त करे। और ये बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसी भी शिक्षा नीति के अंदर मन की संपूर्ण शक्तियों के विकास के लिए अगर स्पेस नहीं है तब व्यक्ति को बड़ा नहीं बना सकते।
हमारे यहाँ शिक्षक को गुरु की उपमा दी है। गुरु की उपमा क्यों दी? मति लघु लेकर जो विद्यार्थी आता है उसको, उसकी मति को, उसकी बुद्धि को जो गुरु बनाकर घर मतलब बड़ा बनाकर घर पे भेजता है वो ही गुरु होता है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सोचने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका विश्लेषण करने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए तर्क की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए स्मृति की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की क्षमता देने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूशन उसको आना चाहिए, और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूशन करने के बाद फिर से इसकी मीमांसा करने की भी आदत होनी चाहिए। अगर इतना बच्चे में प्राथमिक शिक्षा के वक्त हम नहीं डालते हैं तो वो व्यक्ति कभी स्वतंत्र विचारों से बड़ा आदमी नहीं बन सकता। सफल आदमी तो आप बना सकते हो, एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हो, एक अच्छा इंजीनियर बना सकते हो, एक अच्छा वैज्ञानिक बना सकते हो, परंतु उसको अगर बड़ा व्यक्ति बनाना है तो उनकी मन की सभी शक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देते हुए उसको उन्नत करने का काम, उसका विकास करने का काम अगर शिक्षा नीति करती है तो वो ही शिक्षा नीति सफल शिक्षा नीति मानी जा सकती है। और आप इस शिक्षा नीति के अंदर प्राथमिक शिक्षा पर जितने तत्व डाले गए हैं इसका ध्यान से अगर अध्ययन करेंगे तो मन की शक्ति को बढ़ावा देना, इस पर बहुत बड़ा भार दिया गया है। मित्रों, देश जो बनता है, महान देश की जब रचना करनी होती है तब नदियों से नहीं होता है, पहाड़ों से नहीं होता है, भूमि से नहीं होता है, वृक्षों से नहीं होता है। महान देश महान व्यक्तियों से ही बन सकता है, और महान व्यक्ति बच्चों में से ही छुपी हुई होती है। अगर वो बच्चे को महान बनने का स्वप्न शिक्षा नहीं डाल देती उसके मन में तो वो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति को महान देश बनाने का स्वप्न अगर शिक्षा नहीं देती है तो वो शिक्षा नीति का कोई मतलब नहीं। और हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप ध्यान से देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा के लिए इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए जो सुझाव दिए गए वो सुझाव के अंदर इसको इनबिल्ट किया गया है। मित्रों, मैं आज विवेकानंद जी को भी कोट करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था कि जो शिक्षा आम जन को जीवन के संघर्ष को झेलने के लिए समर्थ नहीं बनाती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। जो शिक्षा बच्चे के चरित्र को उद्योगति प्रदान नहीं करती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं। जो शिक्षा परोपकार की भावना पैदा नहीं करती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं। और शिक्षा बच्चे को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने इतिहास से ओतप्रोत नहीं करती है तो वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। और सालों तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसके बीज डालने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि 20-25 साल में ये जो बीज डाले हैं वो वटवृक्ष कर न केवल भारतवर्ष समग्र विश्व को छाया देने का काम करेगा। इस प्रकार के बच्चे महामानव बनकर यहाँ निकल पाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति ये तीन आधार पर इसका सरल अनुवाद करने का काम हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है। 21वीं सदी का ज्ञान, समग्र ब्रह्मांड का ज्ञान अपनी संस्कृति के साथ अगर बच्चे को हम सिखाएंगे तो ही ये बच्चा आगे निकल पाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। इसीलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर स्वभाषा को बहुत बल दिया गया। जो बच्चा अपनी भाषा में नहीं सोचता है वो बच्चा अपनी संस्कृति को नहीं समझ सकता है। जो भाषा सोचने से चिंतन की प्रक्रिया के आगे नहीं बढ़ता है वो बच्चा कभी बड़ा नहीं हो सकता है।
जिस बच्चे के तर्क को धार देने की इसमें व्यवस्था नहीं है, वो कभी भी स्वतः अपना रास्ता तय नहीं कर सकता है। और जिस बच्चे में विश्लेषण करने की क्षमता की निर्मित न हो, वो बच्चा कभी भी अच्छा आयोजक नहीं बन सकता है। और इसमें सिंह जैसा साहस पैदा अगर शिक्षा नीति नहीं करती है तो वो देश का भला नहीं कर सकता है। मित्रों, हमारी शिक्षा नीति के अंदर, हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर अभी जो शिक्षा नीति पहले थी, इसका वो हमारी शिक्षा पद्धति का मूल स्वभाव नहीं था। अब जो नई शिक्षा नीति 2020 में हम लेकर आए हैं, वो हमारी मूल शिक्षा के आधार पर है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षा का प्रतिबिंब है। ये शिक्षा नीति भारत के भविष्य की नींव है और ये शिक्षा नीति महान भारत की रचना करने वाली भी नींव है। इसमें कोई विवाद, कोई संशय इसका स्टडी करने वाले को मन में नहीं होगा। भाइयों बहनों, जब मैं आज यहाँ पर आया हूँ तब मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा नीति के 100 पेज के दस्तावेज को आप एक पुस्तक मत मानिएगा। मैंने उसको बहुत बारीकी से देखा है, इसके शब्दों का गहन अर्थ समझने का प्रयास भी किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथागार है। पूरी की पूरी लाइब्रेरी एक ही 100 पेज के पुस्तक के अंदर समाहित कर दी गई है। इतना सारा इसके पढ़ा है कि इसको अपरेंटली अगर आप पढ़ लेंगे, ऊपर तक के पढ़ लेंगे, तो इसका अर्थ नहीं निकालेंगे। इसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं: सामर्थ्य, पहुंच, गुणवत्ता, निष्पक्षता और जवाबदेही। ये 5 प्रमुख स्तंभों के आधार पर, 5 प्रमुख लिंब के आधार पर शिक्षा नीति को ऊपर उठाया गया है। वर्तमान में चल रही 10+2 की जो व्यवस्था है उसको बदलकर 5-3-3-4 की नई शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है। वो बहुत सोच समझ कर, क्योंकि शिक्षा के अनेक प्रकार के स्तर आते हैं और ये हर स्तर पर शिक्षा को नए आयाम के साथ, बच्चे के साथ जोड़ना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए एक लेवल पर, एक स्तर पर बच्चे को तय करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है। उस वक्त उसके पास सारे ऑप्शन खुले हो और उस वक्त वो निर्णय कर पाए, इतनी सक्षमता भी उसमें हो। इस प्रकार से 5-3-3-4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर नए पाठ्यक्रमों की रचना करने वाले हैं। और नए पाठ्यक्रमों में मैंने कहा, जैसे कहा कि मन की शक्ति को बढ़ाना, मन की शक्ति को बढ़ाना, ये मूल चीज पर बहुत थ्रस्ट दिया गया है। वोकेशनल एजुकेशन में एक नए महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण, मुख्य धारा की शिक्षा के बरोबर ही इसको सम्मान देकर हमने इसको स्थान दिया है। भारतीय भाषाएं, हमारी कलाएं और हमारी संस्कृति को हमने प्राथमिकता दी। मित्रों, आज मैं एक बात बड़े मन से कहना चाहता हूं। मैं जब गुजरात से राष्ट्रीय राजनीति में आया तब हमारे एक बड़े नेता थे, अब नहीं रहे। मैं उस वक्त मेरी हिंदी को ठीक ठाक कर रहा था। हर रोज दैनिक जागरण अखबार का एक पेज लेकर हिंदी से गुजराती का अनुवाद कर मेरी हिंदी को मजबूत कर रहा था, क्योंकि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर काम करना था। तो सुबह 10:30 बजे, 6 से 6:30 से 10:30 बजे तक एक ही काम होता था, नाश्ते के अलावे मेरी हिंदी को ठीक ठाक करना। जब हमारे एक नेता को मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि भाई इतनी मेहनत हिंदी के पीछे कर रहे हो, हिंदी तो तुम सीख ही जाओगे, अंग्रेजी क्यों ठीक नहीं करते? मैंने बोला, हिंदी से अंग्रेजी सीखने में बहुत सरल भाषा है, मगर मेरे मन में ऐसा हीन भाव नहीं है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता तो मेरी स्वीकृति नहीं आएगी। मेरी भाषा के आधार पर ही देश भर में मेरी स्वीकृति लाना, ये मेरा लक्ष्य है। और अंग्रेजों ने अपना शासन चलाने के लिए कई प्रकार की हीन भावना भारतीय समाज के अंदर निर्मित, एक लघुता ग्रंथि का निर्माण। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं थी, स्ट्रक्चर्ड नहीं थी।
उनको मालूम ही नहीं है कि हमारी शिक्षा पद्धति ने शून्य ढूंढा है। उनको मालूम ही नहीं है खगोल शास्त्र के बड़े बड़े सिद्धांत हमारी ही शिक्षा पद्धति ने ढूंढे। हमारी शिक्षा पद्धति ने विज्ञान के हर क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार के अनुसंधान किए। इन्होंने एक ही भावना खड़ी करी, जो अंग्रेजी बोलता है आज भी उसको हम जरा अहोभाव के साथ देखते हैं। मित्रों, मैं यहाँ सारे शिक्षाविद बैठे उनके सामने बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, भाषा क्षमता की परिचायक नहीं है, भाषा क्षमता की अभिव्यक्ति करने का माध्यम है। क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है, क्षमता भाषा के अंदर नहीं होती। अगर व्यक्ति के अंदर क्षमता है, अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में हो, कोई उसको इसकी क्षमता को नकार नहीं सकता। अनेक प्रकार की हीन भावनाएं हमारे अंदर समाज के अंदर खड़ी गई है। हीन भावनाओं को समाज को त्याग करने का समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने अपनी अपनी भाषाओं को समाहित करते हुए, सुरक्षित करते हुए ढेर सारे अनुसंधान कर, चाहे रसिया हो, चाहे चीन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, तभी उन्होंने अपनी भाषा, सारा अनुसंधान उनकी भाषाओं में। भारत क्यों नहीं करता? और इसीलिए मोदी जी ने टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर संपूर्ण अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का एक बीड़ा उठाया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं शिवराज जी को कि मेडिकल एजुकेशन का पहला सेमेस्टर का कोर्स उनका तैयार हो। मैंने पुस्तक देखी भी। और जब बच्चा अपनी भाषा में लिखता है, अपनी भाषा में सोचता है, तो उसको मौलिक चिंतन करने का एक मौका मिलता है। और जब अन्य भाषा में सुनता है तो उसकी सोच कुंठित हो जाती है। अगर उसकी सोच को उन्मुक्त बनाना है, उसकी सोच को उन्नत बनाना है, तो अपनी भाषा में पढ़ने के लिए उसको मौका देना चाहिए। और मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर तय किया है, कोई भी बड़े से बड़ा फोरम हो, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो फर्राटे की हिंदी में भाषण करते हैं और पूरी दुनिया ध्यान से सुनती भी है और मानती है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये हीन भाव से, लघुता ग्रंथि से समग्र समाज को बाहर लाने का एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारी परंपरा को बच्चा तभी जान सकता है जब वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा। तभी ये जान सकता है जब अपनी मातृभाषा में वो सोचेगा। तभी वो जान सकता है जब अपनी मातृभाषा में वो लिखेगा। और ये उसका अधिकार है। वो अधिकार देने का काम आजादी के 75 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आरंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा गया, त्रिभाषा के सूत्र को स्वीकार किया गया है। ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा रहेगी। और उसी में से मुझे विश्वास है कि बड़े बड़े विद्वान और बड़े क्षमतावान नागरिक हम पैदा कर पाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, किसी भी बच्चे को अगर बड़ा व्यक्ति बनना है तो हमारे यहाँ तैतरेयी उपनिषद के अंदर पंचकोश की जो शिक्षा पद्धति का वर्णन है उसको समझे बगैर नहीं कर सकते। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा जिस बच्चे ने नहीं करी होगी उसको ये कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। मैं तो उसी प्रकार की विद्या से मुझे पढ़ाया गया है। मैं जानता हूँ तैतरेयी उपनिषद क्या है, मगर तैतरेयी उपनिषद की टेक्निकलिटी में जाए नहीं होकर अन्न कोश से लेकर आनंदमय कोश की पूरी यात्रा हमारी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर इनबिल्ट है और प्राथमिक शिक्षा इसी के आधार पर होने वाली है। ये बहुत बड़ी हमारे मूल संस्कार को आधुनिक रूप से बच्चों के सामने रखकर उसकी सारी ऊंचाइयों से अवगत कराना, उसकी सारी ऊंचाइयों का फायदा उनको हो, उनकी सारी ऊंचाइयों का उनको अनुभव मिले और वो अपने आप को विश्व मानव बना पाए। इस प्रकार का एक प्रयोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मोदी जी ने करने के लिए हमने सभा है। पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन ये नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा उसको भी सभी स्थानीय भाषाओं में, सभी राज्य की भाषाओं में
संशोधित किया जाएगा और विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाली नए अभ्यासक्रमों की रचना के लिए भी काम करेंगे। इसमें टीचर ट्रेनिंग का भी काम, टीचर ट्रेनिंग के लिए भी इस पर बहुत बड़ा ट्रस्ट दिया गया है, बहुत भार दिया गया है। और ये जो भाषाओं का हमारा आग्रह है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको लचीला बनाने का भी सुझाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। भाषा अगर लचीली नहीं बनती तो भाषाएं समाप्त हो जाती है। भाषा ने सबको स्वीकारने की खुलापन, वो खुलेपन को भी इसमें स्पेस रखी है। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए, व्यावसायिक परीक्षण की इंटर्नशिप के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पर रखा है, जिससे बच्चा अपने जिस क्षेत्र में रोजगार लेना चाहता है उस शिक्षा में वो जा सके। 10वीं कक्षा में, छठी के बाद 10वीं कक्षा में एक अन्य विकल्प भी बच्चे के सामने खुले रहेंगे, जिससे अपनी वो कैरियर, मगर प्राथमिक शिक्षा इस तरह से होगी कि 10वीं कक्षा में इसकी कैरियर के लिए गाइडेंस लेने की, कंसल्टेंसी करने की जरूरत नहीं होगी। वो बच्चा ही नचिकेत की तरह अपना निर्णय खुद कर लेगा, इतना तेजस्वी होगा। इस प्रकार की नींव प्राथमिक शिक्षा के अंदर डालने का काम करा है। और जिसमें छात्र कोई स्ट्रीम ना चुनकर अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को भी पढ़ पाएगा। स्ट्रीम चाहे कोई भी सुने, मगर अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को वो जरूर चुन पाएगा। भारत को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने के लिए 2030 तक प्रत्येक जिले में मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी हम लाने वाले हैं, जिससे दुनिया भर का ज्ञान यहाँ है और यहाँ का ज्ञान पूरी दुनिया में जाए। एक जमाना था कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। आज भी मैं मानता हूँ अगर नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से होगा तो दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आ पाए, ऐसी पूरी संभावना मैं यहाँ पर देखता हूँ। मैंने दुनिया भर में जितने भी रिसर्च, इसको अगर बारीकी से आप देखेंगे तो कहीं न कहीं भारतीय व्यक्तियों ने करे हुए रिसर्च ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने गए, मगर वो R&D पर ट्रस्ट नहीं दिया गया था। नई शिक्षा नीति में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान पर भी बहुत बड़ा ट्रस्ट दिया गया है। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुविषय शैक्षिक पाठ्यक्रम का संस्थान बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो 2020 से 2040 की यात्रा जब हम समाप्त करेंगे तब हम काफी आगे निकल गए होंगे और दुनिया भर को यहाँ लाने का एक आकर्षण का केंद्र बने होंगे। नई शिक्षा नीति के भीतर स्नातक कोर्स को हमने 3 साल से 4 साल बढ़ाने का काम किया है, जिसमें वो इसलिए किया है कि विकल्प बहुत ज्यादा बच्चे के सामने रखे, वो अपने विकल्प चुन सके। नीचे अगर कोई और स्ट्रीम का पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अब विकल्प बदलना है तो उसको 4 साल के अंदर पूरा आत्मसात कर सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जैसी व्यवस्था को भी हमने स्वीकार किया है, जिससे इतने बड़े देश में भाषाओं की तो विविधता हो सकती है, टैलेंट में विविधता नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की सभी परीक्षाओं का कोर्स, उसका अभ्यासक्रम एक ही होगा, परीक्षा भी एक ही होगी। इस प्रकार से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को भी एक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए स्थान देकर शिक्षा का स्तर बढ़ाने का भी हमने एक बहुत अच्छा जिसके अंदर विचार रखा है। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, उसको हायर एजुकेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल और नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये 4 वर्टिकल के माध्यम से पूरी हायर एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक बहुत अच्छी संभावनाओं को इस शिक्षा नीति के अंदर हमने रखा है। और ये 4 वर्टिकल एक बार बन जाते हैं तो हायर एजुकेशन की क्षेत्र के अंदर ढेर सारी अनुसंधान और ढेर सारे सुधार होने की संभावना मैं देख रहा हूँ। ई लर्निंग पर भी बहुत वजन से, बहुत भार देकर, ट्रस्ट देकर चीजों को रखा गया है। दिव्यांग जनों के लिए भी अलग प्रकार के अभ्यासक्रम बनाने का काम किया है।
मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालयों का और क्लस्टर विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी लक्ष्य रखा है। मैं इसकी बहुत टेक्निकल बारीकी में जाना नहीं चाहता, परंतु मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय जो बनेंगे इसके अंदर ढेर सारे विश्व भर के बच्चों को समाहित करने का एक प्लेटफॉर्म होगा और क्लस्टर्स जो बनेंगे वो बहुआयामी बनाए, मल्टी डायमेंशनल बनाए। तो इसके माध्यम से हमने आगे बढ़ाए और एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा जो R&D को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम आएगा। रिसर्च एंड इनोवेशन को हमने बहुत साल तक इग्नोर किया है। मित्रों, जीडीपी अमेरिका के जीडीपी के 2.8% R&D के पीछे खर्च होता है, दक्षिण कोरिया के 4.2%, इजराइल के 4.3% और भारत के आज भी 0.7% होता है, वो भी टेक्निकल रूप से। एक्चुअल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्चुअल में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम नहीं है, मगर क्योंकि प्राध्यापकों की तनख्वाह यहीं से जाती है तो आप 0.7% करना ही पड़ेगा। इसको एक नए स्वरूप हम आगे ले जाना चाहते हैं और इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ये नई शिक्षा नीति के अंदर लोगों के सामने रखा गया है। भारत जैसी बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करनी है तो नॉलेज क्रिएशन के बगैर वो नहीं हो सकती। हमने टेक्नोलॉजी को और हर एक क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना पड़ेगा और इसके लिए ढेर सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर रखी है। क्लाइमेट चेंज जैसे एकदम टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए भी बहुत सारी संभावनाएं हमने रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि नई शिक्षा नीति जब अमल में आएगी तब रिसर्च पर फोकस करने वाले होनहार युवा बाहर आएंगे जो हमारे देश को अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे और मोदी जी ने इसके भविष्य को सुनिश्चित करने का काम किया है। मित्रों, अभी शिक्षा नीति आने के पहले 8 साल के अंदर हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है। ऐसा नहीं कि शिक्षा नीति की राह देखकर बैठे रहे। 2013-14 में जीडीपी का 3.84% खर्च होता था। 19-20 के बजट में 4.39%। इतनी बड़ी भारत का जीडीपी कोई कम नहीं, इतनी बड़ी बढ़ोतरी हमने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर की है और समग्र शिक्षा 2018-19 में एक एकीकृत योजना के रूप में शुरू की गई। इसके अच्छे नतीजे 2 साल में हमने देखे हैं। जो लोग इसके नतीजों का एनालिसिस करते होंगे, मैं करता हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि समग्र शिक्षा का एक नया स्वरूप एकीकृत योजना का जो हम लेकर आए हैं वो बहुत परिणामदायी बनने वाला है और इसको हमने एनईपी के साथ इसकी सिफारिशों के साथ भी जोड़ा है। समग्र शिक्षा की उपलब्धियां मैं बताऊं तो ढेर सारे स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया गया है, आवासीय विद्यालय और छात्रालय बनाए गए हैं और अपग्रेड बहुत सारे स्कूलों को किया गया। इसके साथ साथ इतने बड़े देश में लाखों शायद करोड़ों टीचरों की ट्रेनिंग बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। कंसेप्चुअली ट्रेनिंग करना और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फिजिकल करना ये बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसलिए ढेर सारे परिवर्तन टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर निपुण भारत मिशन, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के अंदर व्यवस्था के लिए विद्या प्रवेश, पूरी स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन, विद्यांजलि भारत के पुराने ज्ञान को एकीकृत करने के लिए इसके लिए रखा गया है। निष्ठा शिक्षा में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हमने रखा है। FLN जो स्कूली बच्चों को रिसर्च करने की व्यवस्था देता है। सार्थक उनको मुख्य धारा में वापस लाने के, जो आगे निकल गए उनको मुख्य धारा में वापस लाने की व्यवस्था करी गई है और समग्र शिक्षा का एक संरेखण करने का एकीकृत शिक्षा का कार्यक्रम हमने किया है। ये सारे कार्यक्रम को जब तक आप नहीं समझेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझना बहुत दिक्कत है। 2014 से लेकर 2022 तक मैं कुछ आंकड़े आपको जरूर कहना चाहता हूं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एलिमेंट्री
2013-14 में 96.5%। अच्छा ही माना जाएगा, मगर इससे संतोष नहीं है। हमने जो परिवर्तन करे हैं 2021-22 में 96.5 से बढ़कर 99.4 तक एनरोलमेंट बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। नेट एनरोलमेंट वो भी बढ़कर 88.9% से बढ़कर 92.7% हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि। ड्रॉप आउट इस देश की बहुत बड़ी समस्या थी, और ड्रॉप आउट हुए बच्चे, उनको, वो अबोध बच्चों को मालूम भी नहीं है कि वो पूरा जीवन कैसे अपना निकालेंगे। वो जिम्मेदारी सरकारों की है कि वो बच्चों को ड्रॉप आउट न होने दे, इसकी शिक्षा पूरी हो तब तक की चिंता करें। और ड्रॉप आउट ऑल जो अब है वो पहले 4.2 था, अब 1.3%। मतलब लगभग शून्य की दिशा में हम गति कर रहे हैं। कई सारे मेरे क्षेत्र की 5 स्कूलों का मैंने भी एनालिसिस करा था, वहां 0.25% है, मगर 0.25% क्यों है? तो पिताजी कहीं ट्रांसफर हो गए, कहीं माता पिता दोनों का मृत्यु हो गया, इस प्रकार के भी कारण होते हैं। मगर उसको भी समाज ने जवाबदेही के साथ, जागरूकता के साथ 0 ड्रॉप आउट रेशियो लाने के लिए हमने आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे प्रावधान नई शिक्षा नीति के अंदर करे हैं। उच्च शिक्षा में ऑनलाइन पाठ्यक्रम घटक को बहुत महत्व दिया गया है। काम करते करते बच्चा अगर उच्च शिक्षा लेना चाहता है तो वो ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से ले सकता है, और इसकी क्रेडिट पाठ्यक्रम की क्रेडिट जो 20% थी उसको 40% कर दिया गया है। तो इससे लगभग अब तक 153 से अधिक विश्वविद्यालयों ने स्वयं पाठ्यक्रम को अपना लिया है। अगर ये पाठ्यक्रम को और पॉपुलर बनाते हैं तो रोजगारी प्राप्त करने के साथ साथ बच्चा अपनी शिक्षा भी समाप्त कर सकता है, कुछ नौकरी कर लेगा, माँ बाप पर बोझ नहीं पड़ेगा। शायद इसकी स्थिति भी नहीं है कि वो पढ़ पाए, परंतु नौकरी करते करते स्वयं के माध्यम से वो पढ़ पाए। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत समय जाता है। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी महानुभाव यहाँ हैं, इसको हमने डिटेल स्टडी करना। एक सरकार कभी भी शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक शिक्षक और प्राध्यापक का इसको सहयोग न मिले और वो परिवर्तन की प्रक्रिया में सहभागी न बने। तो शिक्षक और प्राध्यापक का परिवर्तन की प्रक्रिया में सहयोग लेना वो बहुत जरूरी है, और वो सहयोग तभी मिल सकता है जब आप स्वयं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभ्यास करेंगे और इसकी खूबियों से बच्चों को अवगत कराएंगे। मित्रों, विश्व स्तरीय अवसंरचना और संस्थान, इसके लिए भी हमने बहुत सारा काम किया है। 99 संस्थानों को आइडेंटिफाई कर 33,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने सिर्फ 100 कॉलेजों 100 संस्थानों के अंदर करा, क्योंकि उसको वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं और स्पर्धा से किया। इसमें कोई किसी की सिफारिश से नहीं हुआ। ऑनलाइन स्पर्धा और पैरामीटर्स, कठोर पैरामीटर्स तय कर इसके अंदर से सबको लिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है शायद 5 साल के बाद जब विश्व स्तरीय संस्थानों का इंटरनेशनल तालिका बनेगी, उसमें भारत के संस्थान 1 से 10 के अंदर हमें जरूर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि 33,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और पीछे एफर्ट्स भी लगा है। ये हमारी शिक्षा नीति का बहुत बड़ा पहलू ये भी है। और इसके कारण लगभग 35 भारतीय विश्वविद्यालयों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में अपना स्थान निश्चित करा है। अभी तो 50 के अंदर, परंतु मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है, ये 1 से 10 के अंदर करेंगे, तब जाकर पूरी दुनिया ज्ञान लेने के लिए यहाँ पर आएगी। तो हमने शिक्षा के हर डायमेंशन को, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई डायमेंशन को हमने शिक्षा के हर डायमेंशन को टच किया है।
इसको बच्चों को रीच करने का स्वतंत्रता दिया है और उसको सक्षम करने के लिए भी सरकार ने पीछे से मदद करा है। मित्रों, जेईई, नीट और आईएएस आईपीएस की सभी एग्जाम 12 भारतीय भाषाओं में आज बच्चा दे सकता है। वो अपनी भाषा में अपने माध्यम में पढ़कर भी किसी भी स्पर्धात्मक परीक्षा में, ये लग्जरी इसको उपलब्ध नहीं थी। और इसका मतलब क्या है? मैं आज थोड़ा विषयांतर तो नहीं है, मगर एक अलग प्रकार का उदाहरण लेकर समझाता हूँ। मैं बहुत सारे कोर्ट केसों से गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझ पर कांग्रेस सरकार ने ढेर सारे केस डाल दिए थे एक जमाने में, तो कोर्टों में लड़ना भी पड़ा, सालों तक लड़ा हूँ। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट की अदालत में, कानून की अदालत में आर्ग्यूमेंट करते हुए इतने बड़े बड़े वकीलों को मैंने देखा है जो सुप्रीम कोर्ट के अच्छे से अच्छे वकील से ज्यादा उसके कानून के लॉ के फंडामेंटल्स क्लियर थे, मगर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि वो फर्राटे की अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अब मुझे कोई बताएगा कि वो जब बच्चा था उसके गांव में अंग्रेजी माध्यम की स्कूल ही नहीं थी, साला ही नहीं, इसका क्या दोष है? अंग्रेजी के मोह के अंदर हम हमारे टैलेंट का 5% ही उपयोग देश के विकास में कर रहे हैं, क्योंकि आज भी 95% बच्चे मातृभाषा में पढ़ते हैं। क्या इनके अंदर टैलेंट नहीं है? हमने हमारे विकास को सीमित कर दिया। जिस दिन स्थानीय भाषा में पढ़ा हुआ बच्चा देश की हर व्यवस्था के अंदर इसकी पूछ होगी, भारत विश्व के फलक पर सूर्य की भांति चमकेगा। इसलिए क्योंकि 5% टैलेंट का उपयोग करते हुए भी मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में भारत आज आगे है। 100% टैलेंट अगर देश के विकास के अंदर, देश को सम्मान दिलाने के लिए और दुनिया के अंदर अपना डंका बजाने के लिए काम में आता है, तो मुझे विश्वास है कि पूरी स्थिति बदल जाएगी। इसलिए जेईई और नीट में 12 भाषाओं को हमने परीक्षा आयोजित करना शुरू कर दिया है। 13 भाषाओं में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET को भी आयोजित किया गया है। 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में भारतीय भाषाओं हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, बंगाली और अब गुजराती में भी हम इंजीनियरिंग का अभ्यासक्रम एमटेक तक का बना दिए हैं और इसकी पढ़ाई लिखाई अब चालू हो रही है। मेडिकल का अभ्यासक्रम शिवराज जी ने फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कर दिया है। कुछ ही समय में इसका शुरुआत होगा। मेरा उनसे आग्रह है, मुझे जरूर बुलाएं, क्योंकि मैं इस बात का बहुत आग्रह हूँ कि हमारी भाषाओं के अंदर मेडिकल और टेक्निकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई हो। हायर एजुकेशन के लिए हमने ढेर सारा काम किया है। मित्रों, आंकड़े बताना मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ढेर सारी बढ़ोतरी की है। IIT में 7 बढ़ाए, IIM 7 बढ़ाए हैं, IIITS को 16 बढ़ाए हैं, एम्स 15 बढ़ाए हैं, मेडिकल कॉलेज 209 बढ़ाए हैं, कुल विश्वविद्यालय 320 बढ़ाए हैं और कॉलेज की संख्या में 5709 की बढ़ोतरी 6 साल। ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा नीति की राह देखकर बैठे रहे। हमने पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम ये 8 साल के अंदर पूरा कर दिया है और कोरोना काल होने के बावजूद भी 2 साल में शिक्षा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रगति है, इसको बाकी जब शिक्षा नीतियां आई, कुछ शिक्षा नीति तो बुक में ही रह गई, नीचे जमीन पर उतरी नहीं। मगर कोरोना होने के बावजूद भी हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत अच्छा प्रगति किया है। मित्रों, मैं शिक्षाविद नहीं हूं, मगर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, शिक्षा के साथ जुड़ा भी हूं, रुचि भी है। क्योंकि जिसको भारत के निर्माण में रुचि है उसको शिक्षा के अंदर रुचि रखनी ही चाहिए। मगर मेरे सामने आप सब लोग जो बैठे हुए, चाहे उच्च शिक्षा में काम करने वाले हो, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर काम करने वाले हो या सेकेंडरी, आपने समग्र शिक्षा नीति को इसके सार के साथ शब्दों से नहीं, इसके अर्थ को पढ़कर इसको विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा। चाहे आप हायर एजुकेशन के अंदर काम करते हो, कोई हायर एजुकेशन के अंदर वयस्क बच्चे आते हैं, उसका छोटा भाई होगा, उसको भी फ्यूचर में बच्चा आएगा।
एक बार नई शिक्षा नीति को जन जन के मन के अंदर सरलता से स्पष्ट करने की जरूरत है। ये कर देंगे तो मैं इसके अंदर मोदी जी के नेतृत्व में महान भारत के निर्माण का बीज देख रहा हूँ। ये बीज जो 2020 में बोया है वो 20 साल आते आते एक वट वृक्ष बनकर न केवल भारत समग्र विश्व को छाया देने का काम करेगा, समग्र विश्व को विकास देने का काम करेगा और वसुदेव कुटुंबकम के अपने कल्पना को चरितार्थ करेगा। फिर से एक बार आप सभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गहन अध्ययन करें, इसका प्रचार करें, प्रसार करें और उसके सार को, उसके अर्थ को आप विद्यार्थियों तक पहुंचाए। यही अभ्यर्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।